हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीसी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना के अध्याय नंबर 6 को शुरुआत करेंगे। आज अध्याय 6 के अंदर हम टॉपिक नंबर 2.2 परमाणु संरचना के परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं हमने कहा हम आरबीसी क्लास 11 के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना के भाग 6 शुरू करेंगे। भाग 6 में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है 2.2 टॉपिक, जिसका नाम है परमाणु मॉडल। इसके बारे में आज अपन समझेंगे। इसका आज का जो विषय रहेगा चर्चा के अंदर वो रहने वाला है परमाणु मॉडल। टॉपिक नंबर 2.2 को शुरू करने से पहले परमाणु संरचना के विषय में मैं आपको थोड़ी मूलभूत जानकारी दे देता हूं। परमाणु, जिसे हम शुरुआत से ही एक कण के रूप में मानते हुए चल रहे हैं, हमने कहा परमाणु एक कण है। कण अन्य अवपरमाणविक कणों में बटा रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने समझा, इन तीनों के बारे में ही डिस्कशन किया। अब हम समझने वाले हैं ये जो परमाणु होता है ये दिखता कैसा है, इसकी संरचना कैसी होती है। इसके विषय में भी जो वैज्ञानिक थे समय समय पर इन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए मॉडल प्रस्तुत करते रहे। मॉडल प्रस्तुत करना यानी अपनी बात को किसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाते रहे कि जो परमाणु होता है वो इस तरीके से दिखता है। जैसे हम बात करते हैं कि एक मानव शरीर का ढांचा होता है। मानव शरीर जो होता है उसके विभिन्न अंग होते हैं, हाथ, पैर, मुंह, किडनी, हृदय, इस प्रकार का होता है। तो हम उस चीज को छात्रों को समझाने के लिए बड़े ही अच्छे से एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं जो हूबहू मानव जैसा दिखता है, बस उसमें जान नहीं होती। ठीक है, और उसमें उसके हाथ भी होते हैं, उसके पैर भी होते हैं, और उसके जो भी हम समझाना चाहते हैं मानव शरीर के लिए वो सारी सुविधाएं उसके अंदर हमें मिलती हैं। इसी तरीके से जो रासायनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने भी परमाणु को समझाने के लिए बहुत से मॉडल तैयार किए। अलग अलग समय पर अलग अलग मॉडल आए। बहुत से मॉडलों में बहुत सी त्रुटियां थी, यानी कुछ गलतियां थी, तो उस गलती को आगे आने वाले मॉडल ने सुधारी। इसी तरीके से हम देखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि मुख्यतः अपन किन किन मॉडलों पर चर्चा करेंगे। परमाणु मॉडल के ऊपर मोटे तौर पर अपन किन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे जे थॉमसन द्वारा। यहाँ पर मैं लिखूंगा नाम और वहां पर आगे यहाँ पर लिखूंगा उस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया मॉडल। जे थॉमसन द्वारा मॉडल का देखेंगे अपन। जे थॉमसन, तो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल के बहुत सारे नाम हैं, आज अपन उसका अध्ययन भी करेंगे। तो सामान्यतः इसको बोला जाता है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल बोला जाता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसे सामान्यतः थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। दूसरा जो है भाई, दूसरे वैज्ञानिक थे हमारे रदरफोर्ड का भी एक परमाणु मॉडल है। परमाणु को समझाया है इन्होंने भी, रदरफोर्ड ने भी। इनके नाभिकीय परमाणु मॉडल से जाना जाता है। नाभिकीय परमाणु मॉडल। देखिए, आप नोट्स बनाते रहिएगा। तीसरा आता है भाई रदरफोर्ड के बाद है नील्स बोर। रदरफोर्ड के बाद थे नील्स बोर।
नील्स बोर ने भी परमाणु को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल का जो नाम था वो था हाइड्रोजन परमाणु मॉडल। हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु मॉडल। अच्छा, अभी आप देख पा रहे होंगे थोड़ा नाम में परिवर्तन हो गया। जे थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों ने ही परमाणु मॉडल आया था, है ना। मतलब वो समझा रहे थे, थॉमसन पूरे परमाणु को समझाया उन्होंने, रदरफोर्ड नाभिक को समझाते हैं। अभी आप समझेंगे, जैसे रदरफोर्ड का समझेंगे तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, तो नाभिक को समझाया, उस पर फोकस करा रदरफोर्ड ने। देन उसके बाद नील्स बोर जो थे, नील्स बोर ने परमाणु बहुत सारे होते हैं, सभी तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं, तो उसमें से हाइड्रोजन तत्व का जो परमाणु था उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हमारे को नील्स बोर ने दी। ठीक है, तो हाइड्रोजन तत्व का जो परमाणु होता है उसके बारे में उसका जो मॉडल था वो प्रस्तुत किया था नील्स बोर ने। उसके बाद आते हैं इरविन श्रोडिंगर। उसके बाद आते हैं इरविन श्रोडिंगर। इन्होंने भी, ये भी एक वैज्ञानिक रहे, इन्होंने भी अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे अपन इरविन श्रोडिंगर द्वारा परमाणु का जो मॉडल प्रस्तुत किया गया उसे अपन परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल ये है। तो मोटे तौर पर ब्रॉडली सेंस में हम बात करें तो हम परमाणु मॉडल जे थॉमसन द्वारा परमाणु मॉडल दिया गया उसका अध्ययन करेंगे, रदरफोर्ड द्वारा नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया गया उसका अध्ययन करेंगे, नील्स बोर, इरविन श्रोडिंगर, मुख्यतः अपन इन सभी परमाणु मॉडलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हमने देखा कि जब परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में परमाणु का नाम सर्वप्रथम आया तब बातें हुई कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कथन का भी तोड़ निकल आया। कैसे कि परमाणु भी विभाज्य है 3 भागों के अंदर, जिसे अपन अवपरमाणविक कण कहते हैं परमाणु के, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इतनी जानकारी हमें परमाणु के बारे में पता थी कि परमाणु है वो एक अविभाज्य कण है, उसके 3 अवपरमाणविक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने करी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण होता है और उसका द्रव्यमान मालूम पड़ा। फिर हमारे को प्रोटॉन के बारे में भी पता चला कि वो एक धनावेश होता है और उसका द्रव्यमान भी पता चला, उसके ऊपर भी जो आवेश होता है उसका मान मालूम चला। फिर न्यूट्रॉन के बारे में भी हमारे को पता चला। इतनी बातें हम जान चुके हैं। फिर हमारे को और गहनता से समझना था इस परमाणु को, तो उसको समझने के लिए बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए। तो मॉडलों द्वारा 3-4 बातों का प्रश्न, मतलब इन मॉडलों को जब अपन पढ़ेंगे तो इन मॉडलों से हमारे को 3-4 प्रश्नों का उत्तर जानना है। वो 3-4 प्रश्न कौन से हैं, वही उद्देश्य है हमारा इन 4 मॉडलों का अध्ययन करने का। अगर इन 4 मॉडल का अध्ययन करके हमारे को वो 4 प्रश्नों का उत्तर नहीं आया तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं हमने इन चारों मॉडलों की जो व्याख्यान है या जो समझना है वो ढंग से नहीं समझा। और अगर वो 4 प्रश्नों का उत्तर हम दे पा रहे हैं तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। तो वो 4 प्रश्न क्या हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए, बोर्ड पे जो सारे के सारे हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था। आप इन्हें क्वेश्चंस कह लीजिए या आप इस तरीके से देखिए कि वैज्ञानिकों के सामने ये सारी समस्याएं आई थी। ये सारी समस्याएं आई जब परमाणु के बारे में जो बोल रहे थे, विज्ञान के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक बोल रहे थे कि ना परमाणु ये है, परमाणु वो है, तो लोगों ने, अन्य वैज्ञानिकों ने
उन वैज्ञानिकों से पूछना शुरू कर दिया कि हमारे को बताइए कि जो परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण करिए कि परमाणु स्थायी होता है या नहीं होता, पहला प्रश्न। दूसरा उन्होंने पूछना शुरू करे कि तत्वों के गुणों यानी भौतिक एवं रासायनिक गुणों के व्यवहार की तुलना बताइए। यानी हमारे को बताइए कि तत्व बहुत सारे होते हैं एग्जिस्ट में, मतलब बहुत सारे तत्व हैं, तो बताइए कि सभी तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके व्यवहार के बारे में हमारे को थोड़ा और डिटेल दीजिए। दूसरी बात। तीसरी बात, उनके सामने समस्या आई थी कि विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने की व्याख्या कीजिए। हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे अणु उपस्थित हैं। अणु किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो हमारे को थोड़ा सा और डिटेल जानना है कि ये जो विभिन्न परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्वों के अलग अलग जो परमाणु होते हैं वो आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। तो वो किस प्रकार से करते हैं ऐसा, वो भी समझाइए थोड़ा सा। फिर लास्ट एंड फाइनल था परमाणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझना। कि विभिन्न परमाणु जो होते हैं, अभी आप आगे अध्ययन करेंगे, जो परमाणु होते हैं वो बहुत सी विकिरणों को उत्सर्जित भी करते हैं, विकिरणों को उत्सर्जित भी करते हैं और अवशोषित भी करते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि वो ऐसा किस प्रकार करते हैं, और उत्सर्जित करते हैं तो ये क्या कहलाता है ना, और अवशोषित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, और उनकी प्रकृति कैसी होती है, यानी वो धनात्मक आवेश होता है, मतलब धनात्मक प्रकृति होती है, ऋणात्मक प्रकृति होती है, या फिर उदासीन प्रकृति होती है। इस प्रकार की बातों का विश्लेषण हम करेंगे, इनके बारे में अपन जानेंगे। ये 4 समस्या मुख्यतः इनके सामने थी, वैज्ञानिकों के सामने थी, जो बात कर रहे थे परमाणु के विषय में। तो इन सभी समस्याओं को एक एक कर वो जो मैंने आपको मॉडल आपके सामने लिखे थे, उन मॉडलों द्वारा समझाया गया। हमारे को एक एक मॉडल को पढ़ना है, एक एक मॉडल को पढ़कर जानना है कि ये मॉडल हमारी इन समस्याओं को सुलझा पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं सुलझा पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसमें से जो वो चीज दे रहा है वो लर्न करेंगे, बाकी अपन अगले मॉडल पे बढ़ जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि अंत में जब अपन पूरे मॉडल्स को अध्ययन कर पाएंगे, पूरे अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद अपन को पता चल जाएगा इन सभी समस्याओं का समाधान। शुरुआत करेंगे अपन जे थॉमसन के मॉडल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, उन्होंने सबसे पहले क्या बताया उसकी इस लाइन को पढ़कर समझते हैं। सर्वप्रथम थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। मतलब अभी तक जब भी कोई परमाणु की बात कर रहा था उसने एक निश्चित आकृति नहीं दी थी, एक निश्चित आकार नहीं दिया था किसको, परमाणु को। लेकिन यहाँ पर जे थॉमसन बोलते हैं, सर्वप्रथम जे थॉमसन ने बोला कि ये जो परमाणु होता है वो एक समान आवेशित गोला होता है। क्या होता है? ये एक तरीके का गोला होता है। तो यानी परमाणु को एक आकार दिया गया, एक ज्यामिति दी गई, जिसको अपन ने कहा गोला होता है। ये जो गोला होता है इसकी जो त्रिज्या होती है लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। 10⁻⁻10 मीटर यानी बहुत छोटा होता है ये, ठीक है। जिसमें ये बोल रहा है आवेशित, समान आवेशित बोल रहा है, यानी ये आवेशित होता है, यानी इसके ऊपर आवेश होता है परमाणु के ऊपर, और वो आवेश है इन्होंने बोला धन आवेश रूप से वितरित होता है। यानी इन्होंने बोला ये कुछ इस तरीके से होता है, गोला है भाई, ये परमाणु है। ये जो पूरा परमाणु है ये आवेशित होता है। किस आवेश से आवेशित होता है? ये आवेशित होने का मतलब क्या होता है? आप कक्षा 11 में है, वैसे पता होना चाहिए। आवेशित होने का मतलब होता है कोई भी चार्ज है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। किसी भी आवेश द्वारा किसी भी पदार्थ पर उसका वितरण, उस आवेश का वितरण ही आवेशित कहलाता है। हम बोल रहे हैं धन आवेश से आवेशित, यानी कि ये जो पूरा गोला है हम बोल रहे हैं धन आवेश से आवेशित होता है।
यानी ये पूरा का पूरा गोला है, ये धन, इस पर कौन सा चार्ज है, धन है, धन आवेश है इसके ऊपर पूरा का पूरा चार्ज, इस पर पूरा चार्ज कैसा है भाई, धन आवेश है। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये धन आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर जे थॉमसन भी ये कहते हैं समान रूप से धन आवेशित होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का गोला है जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी बताई जा रही है, 10⁻⁻10 मीटर बताई जा रही है, इतनी होती है। और ये जो है बहुत छोटा होता है, इसका मतलब है 10 की घात का मतलब, ये देखिए आप, 10⁻10 का मतलब पता है, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है। अब यहाँ पर आप जीरो लगाओ एक बार, एक जीरो से एक जीरो कटा। ठीक है, 1/, अब इसका अगर डेसिमल रूप में लिखेंगे तो देखो कितना बड़ा आएगा ये, एक बार यहाँ से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लीजिए मीटर, यानी ये बिल्कुल जीरो के मतलब जीरो ही, मतलब आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके का है, इन्होंने बोला कि परमाणु जो है गोला होता है और इस पर धन आवेश समान रूप से वितरित होता है। एक एक बात को मैं समझाता जा रहा हूं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पहला पॉइंट डिस्कस करा, अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट है कि इस मॉडल के अन्य नाम, प्लम पुडिंग भी कहते हैं इसे। देखिए, आपको पता है कि अपने एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संयोजन है, यानी उसका है, तो उसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रश्न तैयार करने हैं कि आपसे पूछा जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप बोलेंगे प्लम पुडिंग है भाई, रेजिंग पुडिंग है और तरबूज मॉडल। ये तीनों के तीनों नाम ही जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अन्य नाम होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ये अन्य नाम किसके लिए रखे गए, क्यों रखे गए? हमने कहा, जे थॉमसन ने कहा कि ये जो परमाणु होता है वो गोलाकार होता है, और ये गोलाकार है, और इन्होंने तरबूज को, या अभी जैसे जे थॉमसन तो ब्रिटिश के थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक प्रकार की मिठाई चलती थी, प्लम पुडिंग, रेजिंग पुडिंग, इस प्रकार की। तो अपन तो भारतीय हैं तो तरबूज के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए, तरबूज का जो लाल भाग होता है, अंदर का जो गूदा होता है जो अपन खाते हैं, वो तो उन्होंने बोला इस प्रकार से तो धन आवेशित वितरित रहता है, मतलब वो पूरा का पूरा जो गूदा होता है रेड रेड रंग का, वो सारा का सारा क्या होता है, धन आवेशित होता है, यानी वो धन होता है पूरा का पूरा। और बीच में जो बीज पाए जाते हैं, ये जो बीज पाए जाते हैं बीच में, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो हो गया प्रोटॉन, है ना, क्योंकि प्रोटॉन ही तो है धन आवेशित कण, और अंदर जो है वो है इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यही बताया गया कि इस तरीके का होता है परमाणु, कि उसका अधिकांश भाग तो कैसा होता है, धनावेशित होता है, और उसके केंद्र में जिस प्रकार से तरबूज के अंदर बीज होते हैं, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन वहां होते हैं। ये उन्होंने परमाणु का एक ऐसा मॉडल प्रदर्शित किया, किसने, जे थॉमसन ने। ठीक है, ये बात पता चली आपको। और अब आपको बता देता हूँ इस मॉडल से अपन को क्या जानकारी मिली, क्योंकि मैंने कहा था ना जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने मॉडल का अध्ययन कर लिया, लेकिन हमारे को जो उसकी जानकारी थी जिसके लिए वो मॉडल प्रदर्शित किया था वो पता ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए इसके महत्वपूर्ण लक्षण आपको बता देता हूँ, एक बार वो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण लक्षणों पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की। तो इस मॉडल से हमारे को पहली जानकारी मिलती है कि इस मॉडल में परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है। इसमें बताया गया है कि जो परमाणु होता है, परमाणु का जो द्रव्यमान है वो समान रूप से वितरित है पूरे परमाणु पर, है ना। मतलब ये ना हमारा परमाणु, तो ये केंद्रित नहीं है इसका द्रव्यमान, है ना, इसका द्रव्यमान पूरा समान रूप से वितरित है पूरे, उससे कैलकुलेट किया जा सकता है, इस प्रकार का बताया। लेकिन अब हम जानते हैं आगे ये चीज रॉन्ग हुई थी। ठीक है, हम जानते हैं आगे बताया गया था कि आगे जो मॉडल प्रस्तुत हुए उनके द्वारा बताया गया कि जो
परमाणु होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो उसकी नाभिक में स्थित होता है ना। कैलकुलेट, बाकी जितना भी भाग होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है। वो बाकी जितना भी भाग होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है। इसका पूरा का पूरा जो परमाणु का जो पूरा का पूरा द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र में स्थित होता है। और केंद्र में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान भी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अगर किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान फाइंड करना है तो कैसे होता है, परमाणु प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। पहला समझ में आया। दूसरा लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण था, यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है। विद्युत उदासीनता यानी कि आवेश के आधार पर जो परमाणु होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, अर्थात जितना परमाणु पर धनावेश उपस्थित होगा उतना ही ऋणावेश होगा। ये बात आगे भी चल के सिद्ध हुई थी और ये बात सही है। तो एक महत्वपूर्ण लक्षण इनका सही गया है कि ये विद्युत उदासीनता जो होता है, जैसे हम बात करते हैं ये एक परमाणु है हमारे पास, मान लीजिए इस पे कितने हैं, 5 प्रोटॉन हैं। कितने, 5 प्रोटॉन हैं और 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब ये विद्युत उदासीन कहलाएगा। मतलब जब भी किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतीय रूप से वो कैसा है, उदासीन है। वो कैसा है, उदासीन है। और ये हमने आगे भी चल के देखे थे, आगे चल के भी अपन जानते हैं, हमने पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा है, 10th में पढ़ रखा है कि बात सही भी है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। महत्वपूर्ण लक्षण थे, इसमें से पहले वाला जो लक्षण था वो तो गलत है, दूसरे वाले लक्षण को हम यूज करते हैं और ये सही भी है। अच्छा, एक अन्य जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं कि भाई 1906 में, कब, 1906 में थॉमसन ने, 1906 में थॉमसन, लिख लीजिएगा आप, थॉमसन ने भौतिकी में, किसमें, भौतिकी में गैसों की, किसकी, गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक यानी पूर्ण ठोस रूप से सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए ये आपके अन्य महत्वपूर्ण में यूज हो सकता है। अगर एमसीक्यू में चाहे बनाना तो बन सकता है क्वेश्चन। जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। क्या बात चली यहाँ पर, हमने कहा 1906 में थॉमसन ने भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता। अच्छा, विद्युत चालकता का अर्थ क्या होता है, हमने 10th में प्रतिरोधकता पढ़ी होगी। प्रतिरोधकता मतलब क्या होता है, विद्युत के प्रवाह में आने वाली बाधा ही प्रतिरोध कहलाती है ना। तो प्रतिरोध की कितना प्रतिरोध हो रहा है, मतलब वो जो बाधा है वो विद्युत के प्रवाह को कितनी वो कर रही है, कितनी तेज, कितनी क्षमता से प्रतिरोध कर रही है, वो प्रतिरोधकता कहलाती है। मतलब कितनी बाधा उसको रोक रही है। उसी तरीके से प्रतिरोध का बिल्कुल उल्टा होता है चालकता। प्रतिरोधकता का बिल्कुल उल्टा होता है चालकता। चालकता मतलब होता है विद्युत के प्रवाह में कोई चीज विद्युत के प्रवाह को कितनी क्षमता से पुश कर रही है, उसको सहायता दे रही है प्रवाहित होने में, वो कहलाती है चालकता कहलाती है। तो गैसों की गैस जो होती है वो विद्युत प्रवाह में किस प्रकार से चालकता का कार्य करती है, इस पर संशोधन किया था थॉमसन ने और उस पर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई
1906 में थॉमसन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो गैसों की विद्युत चालकता के विषय में दिया गया था। अब ये बात तो थी, अपन ने अध्ययन कर लिया जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, पूरी अच्छी तरीके से जे थॉमसन का परमाणु मॉडल का अपन ने अध्ययन किया। अब इसका अध्ययन करने के बावजूद हमारे को पता चला कि ये जो परमाणु होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसका जो आकृति होती है वो गोल होती है, इसका जो आकार होता है 10⁻⁻10 होता है। ये सारी बातें हमने देखी। इनके प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और तरबूज मॉडल इन नामों से भी जानते हैं। अब आपको इसके बाद समझना एक अच्छा सा टॉपिक है, मॉडल नहीं है, आपको अधिक एक जानकारी लेनी है, वो इम्पोर्टेंट है आपके आगामी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। वो है किरण का कॉन्सेप्ट। 2 चीजें हैं, मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए अब आप अपने कॉपी में डाल सकते हैं एक टॉपिक जिसका नाम हो सकता है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में आप समझेंगे दो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है आपके पास। एक किरण वेव्स के बारे में समझेंगे और दूसरा समझेंगे आप रेडियो एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में। तो सबसे पहले अपन समझते हैं किरण के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक डालिएगा आप किरण टॉपिक डालिएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेव्स। अच्छा, किरण मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा सन रेज, सन से आने वाली किरणें, बस उसी तरीके से है। और बहुत सी अन्य किरणें भी देखी होगी अपने, एक्स रेज देखी होगी, है ना, बोलते हैं अपन एक्स रेज। तो वो रेज का मतलब किरण ही होता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले किरण के बारे में समझेंगे। किरण क्या है? देखिए, विल्हेम सनटेजन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्हेम रॉन्टजेन। ठीक है, ये क्या है? एक वैज्ञानिक थे। विल्हेम ने सन 1885 में, कब? सन 1885 में एक्स किरण की खोज की। एक्स किरण की क्या करी इन्होंने? खोज की। किसने? विल्हेम रॉन्टजेन ने। आपसे पूछा जा सकता है एक्स किरण की खोज किसने की? तो विल्हेम रॉन्टजेन ने। कब की भाई? 1885 में। ठीक है, ये की थी इन्होंने एक्स किरण की खोज। कैसे की थी भाई इन्होंने एक्स किरण की खोज? एक्स किरण की खोज इन्होंने इस तरीके से की थी कि अपनी वही कौन सी नलिका थी भाई? कैथोड किरण नलिका थी। कैथोड किरण नलिका के अंदर हमारे पास जो कैथोड किरणें थी, वो कैथोड किरणें बड़ी ही तीव्रता से, ये एनोड वाला जो हिस्सा था, ये जो एनोड वाला हिस्सा जो था, इस पर बड़ी ही तीव्रता से टक्कर खा रही थी। टक्कर खाकर एक किरण उत्पन्न हो रही थी। क्या हो रही थी? किरण उत्पन्न हो रही थी। वो किरण क्या कर रही थी? बाहर रखे जो फिलामेंट था उस पर प्रदीप्ति उत्पन्न कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रदीप्ति, यानी उस पर चमक उत्पन्न कर रही थी। यहाँ पर ये चमक उत्पन्न हो रही थी। तो बताया गया कि ये किरण है, कोई ना कोई एक ऐसी किरण आ रही है जो कि क्या कर रही है? बहुत तेजी से जब कैथोड किरणों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, कैथोड किरणों के अंदर ये जो अपना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन भी कैसे होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन भी उच्च घनत्व वाले होने चाहिए। उच्च घनत्व वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, वो जैसे ही एनोड से टकरा रहे थे तो वहां से किरण उत्पन्न हो रही थी। वो जो किरण थी वो बाहर रखे जो फिलामेंट था, प्रदीप्ति थी, उसमें प्रदीप्तता उत्पन्न कर रही थी, यानी चमक उत्पन्न कर रही थी। तो इससे विल्हेम रॉन्टजेन ने बोला कि कोई ना कोई किरण है। तो उस समय इनको समझ में नहीं आ रहा था ये जो किरण है इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब ये जो किरण है किन कणों से मिलकर बनी है? ये किरण है, ये किन कणों से मिलकर बनी है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा था ये इलेक्ट्रॉन कणों से मिली है, ये प्रोटॉन कणों से मिली है, या फिर ये उदासीन है, ये समझ नहीं आ रहा था। तो ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इन्होंने क्या करा? इसको क्या बोल दिया? एक्स किरण बोल दिया। क्या बोल दिया? एक्स किरण बोल दिया। ज्यादा इन्होंने परेशानी नहीं बोली। जैसे अपन बोलते हैं ना, मान लीजिए एक्स है,
उसी तरीके से इन्होंने उस किरण को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, बोला एक्स किरण है। बाद में जाकर ज़्यादा जब संशोधन हुआ इस क्षेत्र के अंदर, तब जाके पता चला कि जो एक्स किरणें होती हैं वो धन प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? ये धन प्रकृति की होती हैं। अगर इनके गुणों की बात करें अपन, अगर इनके गुणों की बात करें तो गुणों में आप लिख सकते हैं कि भाई एक्स किरणें विद्युत, पहला आप इसका गुण लिख सकते हैं कि एक्स किरणें विद्युत, एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित अर्थात डिफ्लेक्ट नहीं होती है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए यहां से अपन एक्स किरणें भेज रहे हैं, ये अपनी कौन सी किरणें जा रही हैं? एक्स किरणें जा रही हैं। ये एक्स किरणें हम भेज रहे हैं और यहाँ पर माध्यम ले लेते हैं विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र। ये माध्यम है अपना, ये जो माध्यम है वो यहाँ से निकल रही है, तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी यहाँ से। कैसे निकल जाएंगी? बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी, बिल्कुल भी विक्षेपण नहीं होगा, बिल्कुल भी आड़ी तिरछी नहीं होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और किरण होती तो वो जरूर विक्षेपित हो जाती, वो डिफ्लेक्ट हो जाती कुछ इस तरीके से। हाँ, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती, लेकिन ये नहीं होती। तो ये एक्स किरणें जो होती हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या नहीं होती? विक्षेपित नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसका पहला गुण आपको ध्यान रखना है। दूसरा गुण आप इसमें लिख सकते हैं इसका कि एक्स किरणों के पदार्थ में, एक्स किरणों के पदार्थ यानी जिससे ये एक्स किरणें बनती हैं, एक्स किरणों के पदार्थ में अति उच्च भेदन क्षमता होती है। में अति उच्च भेदन क्षमता। अच्छा, भेदन क्षमता क्या होती है? इसे कहते हैं पेनेट्रेटिंग पावर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है? भेदने की क्षमता, है ना। किस तरीके से आप किसी चीज को भेद कर जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा एक तीरंदाज होता है, उसके सामने बलून्स रखे हुए खूब सारे, है ना। उस तीरंदाज ने तीर चलाया और वो जो तीर था वो भेदते हुए, हर एक बलून को भेदते हुए आगे तक पहुंच गया, मतलब उसने सारे को भेज दिया। अब अगर उस बलून की जगह, उन गुब्बारों की जगह कुछ और होता, मान लीजिए फोन रखे होते, पत्थर रखे होते, तो वो उसी क्षमता से उसको पार करके जा सकता था? आप बोलेंगे नहीं। तो हम कह रहे हैं कि गुब्बारे की जो भेदन क्षमता है वो बहुत कम है, उसको बहुत आसानी से भेज सकते हैं, लेकिन जो फोन है उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा है। अर्थात तो हम कह सकते हैं एक्स किरणों के पदार्थ में अति उच्च भेदन क्षमता होती है। इसका मतलब क्या होता है? भेदन क्षमता मतलब ये जो किरणें होती हैं, एक्स किरणें, वो आराम से किसी को भी भेद कर अंदर जा सकती हैं और आराम से देख सकती हैं अंदर। इसलिए आपको याद होगा कि जो हमारा एक्सरे होता है हमारा जो एक्सरे होता है, जब हमारी हड्डियां टूटती हैं, फ्रैक्चर होता है, तब उसके अंदर देखा जाता है कि किस प्रकार से हड्डी टूटी हुई है। तो वो किसके माध्यम से देखा जाता है? एक्स रेस के माध्यम से देखा जाता है। हमारे शरीर पर एक्स रेस छोड़ी जाती हैं और वो हमारी हड्डियों से टकराती हैं, फिर हमारा एक चित्र बनकर आता है, जिसे अपन कहते हैं वो जो एक्सरे आता है हमारा। तो ये चीज़ हमारे को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप नोट भी लिख सकते हैं। इससे एक प्रश्न उठ सकता है, अच्छा सा, इससे एक प्रश्न उठ सकते हैं, वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में, वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। क्या बात समझ में आई आपको? यह आपको ध्यान में रखना है।
तीसरा क्या होता है कि एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। अब साहब ये तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है? ये जो तरंग दैर्ध्य है इसका मतलब क्या होता है? तरंग दैर्ध्य मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं वेवलेंथ, यानी तरंग की लंबाई। तरंग कितनी लंबी होती है ना? तो एक्स किरणों की जो लंबाई होती है वो बहुत कम होती है। कितनी कम होती है सब? तो इसकी लंबाई होती है 0.1 होती है भाई, 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है किसकी? एक्स किरणों की वेवलेंथ होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और वेवलेंथ को लैम्डा से भी बोला जाता है, इसका जो सिंबल होता है वो लैम्डा होता है। ये सारी जानकारी थी किरण के बारे में। किरण के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि किरण विलहन रॉन्ट्जेन ने 1885 में एक्स किरण की खोज की। एक्स किरण की गुण आपको बता दिए कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती, ठीक है। ये अति उच्च भेदन क्षमता वाले पदार्थों से बनती है और आंतरिक अध्ययन किया जाता है इसका। तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, 0.1 नैनोमीटर इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। इतनी बात अगर समझ में आई तो अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी पर। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी अन्य महत्वपूर्ण में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी आपके समक्ष है, इसको आप उतार के रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता थे हेनरी बैकुरल। कौन थे? हेनरी बैकुरल। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है प्रमुखतः इसको समझिए। ऐसे तत्व जो स्वयं विकिरण का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। मतलब ऐसे तत्व जो स्वयं से विकिरण का उत्सर्जन करते हैं ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ना इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि वो तत्व कौन कौन से हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर लेना जाए तो यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ये सारे के सारे वो तत्व हैं जो स्वयं से विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। जैसे अभी अपन ने एक्सरे में क्या समझा, एक्स किरण की उत्पत्ति कैसे हो रही थी? किसी परमाणु द्वारा हो रही थी क्या? नहीं। किसी तत्व द्वारा हो रही थी? नहीं। ये तो सिर्फ एक विपरीत प्रक्रिया हो रही थी कि जो कैथोड किरणें थी वो कैथोड किरणें जो थी वो एनोड पर टकरा रही थी। कैथोड किरणों के उच्च घनत्व वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो टकरा रहे थे किससे? वो टकरा रहे थे किससे? एनोड भाग से टकरा रहे थे और बाहर की तरफ क्या हो रहा था? प्रदीप्ति उत्पन्न हो रही थी। तो इस प्रोसेस में एक्स किरणों की उत्पत्ति कैसे हुई आप समझ पा रहे होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया से। लेकिन यहाँ पर अगर किसी किरण की उत्पत्ति किसी परमाणु द्वारा या किसी तत्व द्वारा होती है तो उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। देखिए ये जो रेडियो एक्टिविटी का जो क्षेत्र था ना, इस क्षेत्र को मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड तथा ये एक ही नाम है पूरा का पूरा, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड, ये पूरा एक ही नाम है, फ्रेडरिक सोडी ने विकसित किया है। किरणों अभी इसमें मतलब इन तीनों वैज्ञानिकों ने ये जो क्षेत्र है रेडियो एक्टिविटी का क्षेत्र जो है इसको विकसित करा। और विकसित करके इन्होंने क्या प्राप्त किया ये भी समझिए। इन्होंने विकसित करके प्राप्त किया कि ये जो परमाणु होते हैं या मैं बोलूं कि ये जो तत्व होते हैं ये क्या उत्सर्जित करते हैं? विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के ही विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, इन्होंने ये विकसित किया। और उन्होंने बताया 3 प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करते हैं। पहला है अल्फा किरण, दूसरा है बीटा किरण और तीसरा है गामा किरण। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि अल्फा किरण क्या होता है, बीटा किरण क्या होता है, गामा किरण क्या होता है। देखिए अल्फा किरण में 2 इकाई धनावेश तथा 2 इकाई, यहाँ पर 2 इकाई लिखिएगा, 2 इकाई न्यूट्रॉन होते हैं। यानी हम जानते हैं कि किरण जो होती है वो कणों से मिलकर बनती है और कण जो होते हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। उसी तरीके से ये जो अल्फा किरण होती है वो 2 इकाई तो धन आवेश अर्थात 2 इकाई प्रोटॉन और 2 इकाई न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो धनावेशित होती है, यानी धन प्रकृति होती है।
और ये जिन कणों से मिलकर बनती है, अल्फा किरण जिन कणों से मिलकर बनती है उन्हें अल्फा कण कहते हैं। आगे वाली लाइन कहती है कि अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं। अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम नाभिक होते हैं। हीलियम की जो नाभिक होती है वो अल्फा कण होती है। कैसे? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर अल्फा कण हीलियम गैस प्रदान करते हैं। अगर अल्फा कण जो जैसे यहाँ पर अल्फा, ये जो एक्स किरणें हैं अल्फा किरणें हैं, अल्फा किरणों में से एक अल्फा कण लिया और इसकी जो क्रिया है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ करा दी जाए तो वो हीलियम गैस प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा कि जो अल्फा कण होते हैं वो हीलियम नाभिक होते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी बीटा किरण की। तो बीटा किरण के बारे में लिख रखा है, बीटा किरण ऋण प्रकृति की होती है। ये किस प्रकृति की होती है? ऋण प्रकृति की होती है, यानी यहाँ लिख भी रखा है ऋण प्रकृति। तीसरा, गामा किरणें उदासीन प्रकृति की होती है। देखिए ज्यादा क्वेश्चन उठने का है यहाँ से होता है भेदन क्षमता से। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता और सबसे कम भेदन क्षमता पूछी जा सकती है आपसे। तो सबसे कम भेदन क्षमता तो होती है अल्फा किरण की, उससे ज्यादा होती है बीटा किरण की। कितनी ज्यादा होती है? अल्फा किरण से 100 गुना ज्यादा। अल्फा किरण से 100 गुना ज्यादा बीटा किरण की होती है, और गामा किरण की सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है। और सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होने के कारण गामा किरणों की तुलना कभी कभार एक्स किरणों से भी की जाती है। किससे की जाती है? एक्स किरणों से भी की जाती है, कि गामा किरणें जो होती हैं वो एक्स किरणों की भांति भी कार्य करती हैं। तो यहाँ पर 1000 गुना यानी 1000 गुना अधिक भेदन क्षमता होती है किसकी? गामा किरण की। अल्फा किरण से 1000 गुना ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की। तो सबसे कम तो अल्फा, सबसे ज्यादा तो गामा। ये आपको याद रखना है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। आगे आने वाली वीडियो के अंदर अपन रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत मॉडल पर संपूर्ण विवेचना करेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो या कोई त्रुटि हो तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं वीडियो के एंड में। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।